किसान भाइयों बहनों, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस बदलते हुए मौसम में अपने दुधारू पशुओं की देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी है और ये समय है इन पशुओं में टीकाकरण करवाने का। तो आइए जानते हैं कि बदलते हुए मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। हमारे किसान भाई खेती में बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में पशु भी उनको एक लगातार ऐसे आमदनी का सोर्स हैं और न केवल आमदनी का सोर्स हैं बल्कि उनको अच्छा खाना उपलब्ध करवाते हैं और खेत में उनके लिए एक साथ काम करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। तो पशुओं की किस प्रकार से देखभाल करनी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में उनको बीमारियों से बचाना है, संतुलित आहार चाहिए और उनको कोई प्रजनन संबंधी बीमारी ना हो, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर नीरू भूषण, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में पशुओं को काफ़ी समस्या आ सकती है, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके क्या निवारण है? बदलते मौसम में हमारे पशुपालक को अपने पशुओं का खास ध्यान रखना चाहिए, जिसमें क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इस समय जो होता है, जो कीड़ों का प्रकोप होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे जू, किलनी आदि का प्रकोप पशुओं में पाया जाता है, वो मौसम में उनका बढ़ने की संभावना बढ़ती रहती है। तो ऐसे में सबसे अच्छा बात ये है कि पशुओं को इनसे बचाया जाए। उसके लिए ध्यान ये रखना चाहिए कि जो पशु बाड़ा है उसकी साफ़ सफाई की जाए और वहाँ पर गोबर को ना रखा देने चाहिए। कई बार हम उपले बनाकर भी पशु बाड़े में रख देते हैं, तो उन्हें नहीं रखना चाहिए। तीसरा ये है कि ब्यूटॉक्स का अगर हो जाता है जू और किनली तो ब्यूटॉक्स का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि कई बार लाल दवा जैसे पोटाशियम पर मैग्नेट होता है उसके पानी से भी नहलाएं, तो पशुओं में जो जू किलनी का प्रकोप है वो कम हो जाता है। दरअसल ये इसका कई बार ये असर रहता है कि इनसे पशु की सेहत पे भी खराब असर पड़ता है और दूसरा उसके जो प्रजनन क्षमता है, मतलब दूध देने की क्षमता है, वो कम होती है। तो इससे पशुओं को इस मौसम में बचाना चाहिए। डॉक्टर नीरू भूषण, अक्सर देखा गया कि जो छोटे कटे कटिया हैं उनकी आंखों से पानी गिरता रहता है, उनमें मृत्यु दर बहुत रहती है, तो कि इसके मृत्यु दर के क्या कारण है और क्या इसका निवारण है? इसमें ये समस्या 2-3 तरीके से आती है। इस वक्त चूँकि बड़े हो गए हैं थोड़े कट्टे कटियाँ, तो इसमें ज़्यादातर कीड़ों की समस्या पाई जाती है, तो उनको पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो पेट में कीड़ों की दवा उन्हें दें तो जिससे बचाया जा सकता है। इस संबंध में मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, जो पहला दूध है जिसे हम खीस कहते हैं, वो वजन के 10वें हिस्से के बराबर दिन में 3-4 भागों में बांट करके हमें बच्चे को पिलाना चाहिए। अक्सर अवधारणा ये बनी रहती है कि ये दूध हम नहीं देते हैं, जबकि ये प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा और इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसका मतलब ये है कि जब हम ये दूध बच्चों को पिलाते हैं तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और बच्चों का जो मरण प्रतिशत है वो काफ़ी कम पाया जाता है जिन बच्चों को हम ये दूध पिलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें पशुओं को जो ब्याते हैं, ब्याने के बाद में खीस देना चाहिए, लेकिन खीस ब्याने के कितनी देर बाद तक देना चाहिए? हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। दरअसल ज़्यादातर हम जो पशु को धो सकते हैं जो प्रसव के 15-20 मिनट के बाद, और हमें जल्दी से जल्दी आधा घंटे के भीतर हमें जो बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। जबकि गांव में हम ये सोचते हैं कि जब तक जेर नहीं गिरेगी हम पशु का दूध नहीं धोएंगे और फिर बच्चे को नहीं पिलाएंगे, जो कि ये साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये गलत है। क्योंकि जो बच्चे के अंदर पहले जो 2 घंटे होते हैं उनमें ये उसको अवशोषण करने की क्षमता, मतलब उसमें पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो एकदम से रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। तो इसलिए इस अवधारणा को छोड़ के हमें पशु को ब्याने के 15-20 मिनट के बाद धो देना चाहिए और आधे घंटे के अंदर हमें दूध दे देना चाहिए बच्चे को। जितनी जल्दी हम दूध देंगे उसका फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों को उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और उनका मरण प्रतिशत कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है और 2 बीमारी ऐसी हैं जो पशुओं को सबसे अधिक नुकसान करती हैं। एक है मुंह पका और खुर पका, दूसरा है जो आपका गलघोटू बीमारी है। तो इनका टीकाकरण कब होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए? पशुओं में इस वक्त पशुओं में टीकाकरण करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो टीकाकरण के लिए उपयुक्त है। इस वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए टीकाकरण से पहले कि पशु बीमार ना हो। अगर पशु बीमार है तो उसके ठीक होने के बाद ही हमें टीकाकरण कराना चाहिए। जैसे 3 बीमारियों का मुख्य रूप से हम टीकाकरण करते हैं, जिसमें खुरपका,
मुंह पका और लंगड़ा बुखार और गलघोटू, ये 3 बीमारियां हैं। इनका एक टीका भी मिलता है रक्षा ट्रायोवैक करके, वो भी आप एक टीका लगवा सकते हैं या अलग अलग टीका लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, टीकाकरण के लिए किससे संपर्क करें? उससे जो आपके भी नज़दीकी जो पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर आप उससे उनके अधिकारी से संपर्क करें। और कभी कभी इस तरीके की भी रहती है व्यवस्था कि वो निःशुल्क भी टीकाकरण करते हैं या वो बहुत ही कम पैसे में 2 रुपये या 5 रुपये की लेवी लेने के पश्चात भी वो टीकाकरण करते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और पशुओं में ये टीकाकरण जरूर कराएं। और ये अवधारणा छोड़ दें कि टीकाकरण कराने से पशुओं में दूध कम होता है। दूध कम नहीं होता है वो, बल्कि उसका बीमारी से उपचार हो जाता है। और अगर ये एक बार बीमारी हो गई तो किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि दूध देने की क्षमता कम हो जाएगी। कई बार उसकी प्रजनन क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से अगर हम टीकाकरण करा लेते हैं तो ना केवल उसकी प्रजनन क्षमता को बनाए रखते हैं बल्कि दूध उत्पादन को भी हम उसी बनाए रखते हैं और ज़्यादा समय तक ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा जिक्र किया कि प्रजनन संबंधी समस्या हमारे पशुओं में काफ़ी अधिक है, खासकर भैंसों में ये बहुत अधिक है। और क्योंकि जैसे गर्मी शुरू होती है तो भैंसों में जो आगे के होना बंद हो जाती हैं, जो हो चुकी हैं, और पशुओं को बड़ी समस्या रहती है हमारे किसान भाइयों को। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये अक्सर ये प्रजनन की क्षमता की प्रजनन से संबंधित विकार जो है वो भैंसों में देखे गए हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि उचित खान पान। अगर संतुलित आहार नहीं है और आहार के अंदर हरा चारा, भूसा और दाना का मिश्रण संतुलित मात्रा में होना चाहिए। जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि 1 किलो दाना आपको जीवन निर्वाह के लिए चाहिए गायों के अंदर, और 1.5 किलो दाना जो है वो भैंसों के अंदर जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। और अगर हम मोटा मोटा रूल कर लें कि 1 किलो दाना 2.5 किलो दूध के ऊपर आगे से दें, तो इस तरीके से आप दाने का कैलकुलेशन कर लें, दाने की मात्रा निर्धारित कर लें कि 1 किलो जीवन निर्वाह के लिए और 2.5 किलो दूध पे, अगर 5 किलो दूध दे रही है कोई गाय या भैंस तो 2 किलो दाना उससे एडिशनल, मतलब 3 किलो दाना हो गया। और हरा चारा जरूर दें। अगर हरा चारा से प्रजनन संबंधी विकार भी ठीक होते हैं, और दूसरा हरा चारा जो है वो हमारे इसका सस्ता सोर्स है प्रोटीन का और शक्ति का भी स्रोत है, और ये प्रजनन क्षमता को नियमित बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। और इसका अगर हम 10 किलो हरा चारा बढ़ा देते हैं तो 1 किलो दाना मिश्रण जो है वो हम उसके खाने से कम कर सकते हैं। और इनके साथ साथ खनिज लवण, जो कि जिस तरीके से हम अपने लिए भी मिनरल और विटामिन्स लेते हैं तो पशुओं को भी ये ज़रूरत है। तो हरा चारा ये खनिज की मात्रा को भी उसकी भी भरपाई करता है। और साथ ही हमें जब दाना मिश्रण बनाते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खली डालें 10 से 25 से 35% तक, अनाज दें 25 से 35% तक, और दाने का अनाज का उत्पाद जो होते हैं जैसे चोकर है, चूनी है, वो 10 से 30% तक, और उसमें खनिज मिश्रण जो है वो 2% डालें और जो नमक है वो 1% डालें। जिससे कि अगर हम संतुलित आहार देते हैं जिनमें कि मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण और नमक और साथ में हरा चारा ये सब देते हैं तो वो पशुओं में ये प्रजनन संबंधी विकार काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि उसमें कीड़ों की बीमारी, अगर हम डिवार्मिंग करते हैं, कीड़ों की कीटनाशक दवा अगर साल में एक वर्षा ऋतु से पहले और एक वर्षा ऋतु के बाद हम नियमित रूप से देते हैं तो हमारी जो प्रजनन संबंधी विकार हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। अगर हम ये 2 काम करें, संतुलित आहार जिसमें खनिज मिश्रण और पशुओं की ये कीड़े की पेट के कीड़ों के विकार का ध्यान कर लें, तो हमारी 60 से 70% जो प्रजनन संबंधी विकार हैं उनको हम ठीक कर पाते हैं बिना किसी दवाई के। और इसके अलावा फिर दूसरे कारण होते हैं जिसमें हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है या किसी अंग के अंदर कोई विकार है, तो फिर उसके लिए हमें पशु चिकित्सक अधिकारी की ही सहायता लेनी होगी। और अगर लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर समस्या यही पाई जाती है कि खनिज लवण हमने नहीं दी और पशु कीड़ों की दवाई नहीं दी, तो पहले आप ये उपचार करें। अगर इसके बाद नहीं ठीक होता है जानवर, तब आप चिकित्सक से परामर्श करें। डॉक्टर नीरू भूषण, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो सफाई रखेंगे, साथ साथ में संतुलित आहार देंगे और पशुओं को प्रजनन संबंधी बीमारियों से बचाएंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे। आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली
110049। किसान भाइयों बहनों, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और आप पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजेंगे। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर। कल खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही, और साथ ही होंगी कृषि से जुड़ी हुई कुछ और नई जानकारियां। और अब हमें अनुमति दीजिए, आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।